Hello everyone, I hope you all are doing great. Okay, so in the last video I have started the demand. So let's continue it. Demand क्या होती है? There are different words, want, desire and need. So need क्या है? जो वो हम किसी चीज़ की ज़रूरत है, मे बी हम चाहते नहीं है बट वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वी ऑल नो. अगर हम रिसेंट टाइम पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ नीड. ओके, वांट क्या है? जो चीज़ हम चाहते हैं, एंड समथिंग इज़ डिज़ायर, जो हमें चाहिए कि यार काश ये होता वो चीज़. नाउ वी टॉक अबाउट डिमांड. सो डिमांड इज ऑल्सो अ क्वांटिटी ऑफ गुड जो कि आप खरीद सकते हो, विच यू कैन बाय डिफरेंट प्राइजेस. ओके, विच इज़ अवेलेबल एट डिफरेंट प्राइजेस. ओके, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल. मान लीजिए लेट्स टेक एग्जाम्पल ओट्स. ओके, 20 रुपीज़ का, लेट्स जस्ट सपोज इट. ओके, सो 20 रुपीज़ का मैं मान लेती हूँ कि हाफ के जी ओट्स आ रहे हैं. ठीक है, 40 रुपीज़ में ओनली 250 ग्राम्स आ रहे हैं, 60 रुपीज़ में ओनली 125 ग्राम्स आ रहे हैं. ओके, तो जब ओट्स 20 रुपीज़ के हैं तो आप भाई हाफ के जी क्वान्टिटी आ रही है तो आप उसको लेना ज़्यादा पसंद करेंगे. बट 40 रुपीज़ पे आप शायद ना लें क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम हो चुकी है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा है. तो आप हो सकता है इस ओट्स के इस अवेलेबल प्राइजेस में से जो कि 20, 40 और 60 में प्रेजेंट है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर 20 वाला ही चूज़ करेंगे. तो वो आपकी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड, कि आप उस पर्टिकुलर प्राइस पे सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी चाहते हैं. तो दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नाउ अब हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल. ओके, सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल हमको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड गुड्स दिखाता है ताकि हम देख सकें कि डिफरेंट प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 5 पे 10 यूनिट्स है, 10 रुपीज़ पे 8 यूनिट्स है. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है. तो अब ये हमारा हो गया डिमांड, ये पूरा, और ये हमारा डिमांड शेड्यूल हो गया. ये शो कर रहा है डिमांड को. ये कर्व आप देख सकते हो, ये आपकी डिमांड को शो कर रहा है और इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ओके, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्राइस की बात करूँ कि एट ₹5 आई एम डिमांडिंग 10 यूनिट्स ऑफ दिस गुड, तो ये मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे इतनी ही क्वांटिटी डिमांड कर रही हूँ. लॉ ऑफ डिमांड अभी हमने पढ़ा, हमने डिमांड शेड्यूल को देखा और हमने डिमांड कर्व भी देखी. तो वहाँ पे हमने पाया कि जो डिमांड कर्व है वो अप डाउनवर्ड स्लोपिंग था. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें शो करता है दैट डिमांड देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. मतलब जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब भी किसी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. ऑब्वियसली अगर प्राइस बहुत हाई है तो मैं उस चीज़ को कम खरीदूँगी, और अगर प्राइस बहुत कम है तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा खरीदूँगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो है सेटेरिस पैरिबस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सेटेरिस पैरिबस का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट. मतलब जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम वहाँ पे दिखा रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन, और वहाँ पे हम सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड पे जो अफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ प्राइस की वजह से पड़ रहा है. तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, हम उन सबको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ वी हैव सीन द लॉ ऑफ डिमांड. तो हमने उसमें कर्व देखा था. जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व को, जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, उन सब डिमांड को जब हम मिला देते हैं तो हमें एक मिलता है मार्केट डिमांड का, जो कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है. तो मार्केट डिमांड इज जस्ट समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का. अब हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा तो हमने देखा कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होता है, एंड जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होता है. अब उसका रीज़न क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जिसकी वजह से ऐसा होता है और हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. पहला है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सेकंड इज इनकम इफेक्ट. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप इसे डिटेल में पढ़ोगे बाद में. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्सटीट्यूट गुड्स सुना है हमने. तो वो क्या होता है? जब कोई भी कॉमोडिटी के रिलेटिवली जो दूसरी कॉमोडिटी है वो सस्ती हो जाए. जैसे चाय और कॉफ़ी लेते हैं, दीज आर टू सब्सटीट्यूट गुड्स. अगर चाय का प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियसली कॉफ़ी तो उससे सस्ती ही मिल रही है, तो लोग दूसरे गुड्स की तरफ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. और तो ये होता है. दूसरा क्या होता है हमारा? इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट से क्या होगा? अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो गए हैं तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, गिवन दैट कि उनकी इनकम है. अब उनकी इनकम भी बढ़ गई है तो अब वो और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे. तो ये 2 इफेक्ट भी काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड कर रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है. इसको हम बाद में देखेंगे ग्राफिकली.
Now there are also some exceptions to the law of demand. तो वेवलेन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट क्या दिखाता है, इसको थॉर्स्टिन वेवलेन ने दिया था। ये हमें दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए जो किसी भी चीज़ की यूटिलिटी है वो प्राइस से कनेक्टेड होती है। कुछ लोगों के हिसाब से वो चीज़ दिखने में जैसी भी हो, बेकार हो, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो वो चीज़ अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा प्राइस होगा तो ही उस क्वांटिटी को डिमांड करेंगे, कम होगा तो नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वेवलेन इफेक्ट। ओके, हाई वैल्यू गुड्स के लिए हो गया, जिनके लिए यूटिलिटी प्राइस से कनेक्टेड है। गिफ्ट गुड्स होता है, ये हमारे कुछ नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भी जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ही होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो सबसे पहला क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब लोगों के टेस्ट अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिमांड भी करते हैं। उसके बाद वेदर होता है, हम वेदर के हिसाब से भी चीज़ों की डिमांड करते हैं। लाइक अभी समर सीज़न चल रहा है या मानसून सीज़न चल रहा है, तो अभी शायद अगर मानसून सीज़न है तो हम रेन कोट्स, अम्ब्रेलास की ज़्यादा डिमांड करेंगे एज़ कम्पेयर टू ड्यूरिंग समर्स और ड्यूरिंग विंटर्स। फिर हमारी इनकम आ जाती है, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो शायद वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा देंगे, अगर वो इनकम उनकी कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम रखेंगे, तो ये बहुत ही इम्पेक्ट करता है। उसके बाद वेल्थ, उनके पास ऑलरेडी वेल्थ कितनी है उसके हिसाब से वो चीज़ें डिमांड करेंगे। फिर जो भी हमारे रिलेटेड गुड्स हैं, आइदर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स हों। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं कि ऐसे गुड्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं कि जो आपस में एक दूसरे से लाइक इनकम्प्लीट टाइप के हैं, जिनके बिना हम लेंगे नहीं, एक की डिमांड से दूसरे की डिमांड होगी, लाइक ब्रेड एंड बटर, तो उनके प्राइस में भी चेंज आने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा, अगर मान लो चाय की प्राइस बढ़ गई है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के उसमें इशू आया तो दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी। अगर मान लो ब्रेड के प्राइसेस हाई हैं तो बटर भी लोग शायद कम ही डिमांड करें, क्योंकि ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री है, एक नहीं लेंगे तो दूसरा भी नहीं लेंगे। उसके बाद कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, हो सकता है कि जो एक कंज्यूमर चाहता है, अगर वो उसको चीज़ नहीं मिल रही है तो उसको डिमांड नहीं करेगा। ओके, अब अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व में अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, मतलब उसी अलोंग द कर्व हम ऊपर नीचे करते हैं। लेकिन अगर इन सारे फैक्टर्स में, प्राइस के अलावा इनमें से किसी भी फैक्टर्स में अगर चेंज आता है तो डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट करती है, अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट, और यू कैन से राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो अब हम शिफ्ट देख लेते हैं। दिस इज शोइंग शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो हमने जितने भी अभी फैक्टर्स देखे, लाइक वेल्थ, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इनकम, वेल्थ एक्सेट्रा, तो इन सब से अलावा, जब प्राइस के अलावा इन सब किसी फैक्टर में चेंज आया तो उससे क्या हुआ, डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस पे ही है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आया है, लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड आ गई है डिमांड कर्व, मतलब कि डिमांड कम हो गई है क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई, प्राइस सेम है, मीन्स द फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर अफेक्टिंग आवर डिमांड। ओके, नीचे वाले कर्व में हमने अपवर्ड शिफ्ट देखा है, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वांटिटी हमारी क्यू थी, क्यू से Q1 हो गई, प्राइस कांस्टेंट है, मींस अदर फैक्टर्स हैज़ बीन चेंज्ड, तो उनकी वजह से हमारी डिमांड क्या हुई, शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो दैट इज़ अपवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट, वहाँ पे डिमांड डिक्रीज हुई है तो दैट इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। नाउ वी विल सी मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व के अलॉन्ग मूवमेंट होती है, इसका मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और ये हम क्वांटिटी डिमांडेड के टर्म्स में देखेंगे, तो सी केयरफुली। तो अब मैं देख रही हूँ कि जब प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। यहाँ पे मेरा प्राइस जब OP1 है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OM है। ठीक है, जब मेरा प्राइस बढ़ा OP2 हो गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OL है। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी जो डिमांड थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्ट हो गई। तो मतलब जब प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड कम हो गई, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब प्राइस डिक्रीज़ हुआ, OP हुआ, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या हो गई, OM से ON हो गई, मतलब MN अमाउंट में एक्सटेंड हो गई। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, मेरी क्वांटिटी एक्सटेंड हुई है, इट मीन्स प्राइस फॉल हुआ है। जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्सटेंड कर जाती है। एज वी हैव स्टडीड कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी।
नाउ वी विल सी डिमांड फंक्शन। कोई भी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमें दो चीज़ों के वेरिएबल्स या दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है। डिमांड फंक्शन क्या होगा? जो हमें क्वांटिटी डिमांडेड और बाकी चीज़ों के फैक्टर्स के बीच में जो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बीच में रिलेशन बताएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ओके तो वो क्या क्या फैक्टर्स थे? प्राइस, वेल्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वेदर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें। तो इसलिए क्यूडी क्या होगा? फंक्शन ऑफ जो भी हमारे थे फैक्टर्स मैंने लिख दिए, प्राइस, इनकम एक्सेट्रा। और भी फैक्टर्स होंगे बट जस्ट लिमिटेड टू हेयर। ओके तो अगर मैं बेसिकली जब हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस के साथ देखते हैं। एज वी हैव ऑल्सो लर्न द असम्पशन ऑफ सेटरस पेरिबिस, हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, है ना, ताकि चीज़ें थोड़ी इजी रहें। ओके तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अब यही जो क्वांटिटी डिमांडेड है हमने इसे फंक्शन ऑफ प्राइस मांगा है। तो यहाँ पे प्राइस मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि प्राइस से ही मैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को डिसाइड करूँगी। प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपनी क्वांटिटी को भी डिक्रीज़ कर दूंगी, और अगर प्राइस कम होगा तो मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दूंगी। तो प्राइस पे डिपेंड करेगी मेरी क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व आता है। अब जो हमने बाकी के फैक्टर्स देखे थे, इनसे क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस में चेंज आने से डिक्रीज़ होगी, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। तो इससे क्या होगा? मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व, इधर उधर करके, ऊपर नीचे, है ना। प्राइस इधर आएगा या फिर ऊपर जाएगा। बट जब मैं इन बाकी के फैक्टर्स में चेंज आएगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस, इनको हम शिफ्ट फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड कर्व को शिफ्ट कराते हैं। ओके अभी हमने देखा था डिमांड फंक्शन, तो QD इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ FPX हो गया था, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। हमने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया। अगर अब मेरे को इसको लीनियर टर्म्स में लिखना होगा तो A इज इक्वल्स mx प्लस c, तो बस वेरी इनवर्स रिलेशन है। तो हमारी QD इज इक्वल्स टू A माइनस BPX हो गया, जहाँ पे हमारा प्राइस हमारा PX है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के बेसिस पे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे मुझे क्या है? 3 इंडिविजुअल्स हैं ABC, उनकी डिमांड फंक्शन दे रखा है QA, QB, QC। अब मुझे निकालना है मार्केट डिमांड, इसका टोटल। तो हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों ही डिमांड फंक्शन को सबमिट कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। तो देख सकते हो आप, तो हमारी मार्केट डिमांड क्या आ गई? 102 माइनस 4B।